तो आज हम प्रॉपर इस चैप्टर को चालू करेंगे, सॉल्यूशंस एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो सॉल्यूशंस में बच्चा पार्टी, व्हाट आर सॉल्यूशंस? व्हाट आर सॉल्यूशंस? सॉल्यूशंस मतलब हमेशा आपका सॉल्यूट और सॉल्वेंट होगा। देयर विल बी समथिंग कॉल्ड एज अ सॉल्यूट एंड देयर विल बी समथिंग कॉल्ड एज अ सॉल्वेंट। ठीक है, इस सॉल्यूट और सॉल्वेंट में कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होगा। देयर विल बी नो केमिकल रिएक्शन। ठीक है, इट्स जस्ट फिजिकल डिसोल्यूशन। इसको अपन क्या बोलेंगे? फिजिकल डिसोल्यूशन। ठीक है, तो फिजिकल डिसोल्यूशन मतलब एक सॉल्यूट एक सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो रहा है। ठीक है, एक सॉल्वेंट है उसमें डिसॉल्व किया जा रहा है एक सॉल्यूट को। ठीक है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट विदाउट एनी केमिकल रिएक्शन गिव्स यू अ सॉल्यूशन। ये भाई साहब आपका एक सॉल्यूशन होगा। ठीक है, ओके। अभी सॉल्यूट कौन और सॉल्वेंट कौन? सॉल्यूट जो स्मॉल क्वांटिटीज में प्रेजेंट हो और सॉल्वेंट जो हायर क्वांटिटीज में प्रेजेंट हो। क्या दोनों का सेम फेज में होना बनता है? हो सकता है दोनों डिफरेंट फेजेस में हो। ठीक है, हो सकता है एक सॉलिड फेज में हो, दूसरा लिक्विड फेज में हो, एक सॉलिड फेज में हो, दूसरा भाई साहब सॉलिड फेज में हो, एक लिक्विड फेज में हो, दूसरा लिक्विड फेज में हो, एक लिक्विड फेज में हो, दूसरा सॉलिड गैस में हो, ऐसा हो सकता है। ठीक है, सो देयर आर वेरी मेनी थिंग्स विच आर पॉसिबल। तो जैसे मैंने कल आपको बोला था, थोड़ा बहुत आपने जो 11th में पढ़ा था, देखो मोलैलिटी ऑफ सोल्यूशन, मोलैलिटी ऑफ सोल्यूशन। क्योंकि कल आपने देखा कि मतलब हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की जब बात करते हैं तो ऐसे प्रॉपर्टीज की बात करते हैं जो सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट में कितने पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट पे डिपेंड करेंगे। दे विल नॉट डिपेंड ऑन द सॉल्वेंट पार्टिकल्स। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस बच्चा पार्टी, सॉल्यूशंस एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। हम यहाँ पे पहले पढ़ेंगे कि भाई सोल्यूशन क्या होता है। ठीक है, व्हाट इज अ सोल्यूशन और एक सोल्यूशन के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। ठीक है, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ अ सोल्यूशन, एक सोल्यूशन के कंपोनेंट्स क्या होते हैं। आइडेंटिफाइंग सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, एक सोल्यूट और सॉल्वेंट को अपन आइडेंटिफाई करेंगे कौन सा सोल्यूट होता है और कौन सा सॉल्वेंट। मेजरिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशंस, तो ये हमारा आज का ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, सो दीज आर द थिंग्स व्हिच वी आर गोइंग टू कवर। व्हाट आर सॉल्यूशंस? व्हेन टू और मोर केमिकली नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई साहब। ठीक है, ये जरूरी है कि ये दोनों केमिकली रिएक्ट ना करें। व्हेन टू और मोर केमिकली नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस आर मिक्स्ड एंड अ होमोजेनियस मिक्सचर इज फॉर्म। होमोजेनियस मिक्सचर मतलब जैसे अगर आप देख लो मड को अगर आप वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो वो होमोजेनियस मिक्सचर नहीं बनाएगा, घुला हुआ होगा। ठीक है, इट इज नोन एज अ सोल्यूशन। आई वांट यू टू राइट दिस, यू पर्टिकुलरली लिखिए, इसको नोट कीजिए। बिल्कुल भी नोट करने की आदत नहीं है तुमको भी। When two or more chemically non-reacting substances are mixed and a homogeneous mixture is formed, it is known as a solution. ठीक है, तो दो substances को हमने mix किया है। homogeneous क्या होता है भाई साहब? are those solutions where the substances tend to mix uniformly with each other, एकदम यूनिफॉर्मली जहां पे मिक्स हुआ हो। जैसे चाय अगर आप देखोगे, पहला जो आप उसका सिप लोगे और लास्ट वाला जो सिप लोगे एक कप में, आपको सेम ही टेस्ट आएगा। सो इट मीन्स दैट दूध, चीनी और पानी का एकदम सम्मिश्रण हुआ है सब जगह, तो होमोजीनियस मिक्सचर है। लेकिन अगर आप देखोगे, आपने एक सॉल्वेंट लिया हुआ है पानी और इस पानी में मड को घोला है, तो कहीं पे आपको मड ज्यादा दिखेगा, कहीं पे कम, कहीं पे ज्यादा, कहीं पे कम, ऐसा। तो वेरीड कॉन्सेंट्रेशन में आपको दिखेगा। दैट इज नॉट अ होमोजीनियस सोल्यूशन, दैट विल बी अ हेटेरोजीनियस सोल्यूशन। ठीक है, इस टाइप के सोल्यूशन को हम क्या बोलेंगे? हेटेरोजीनियस सोल्यूशन। जो सोल्यूशंस भाई साहब प्रॉपर्टीज में सेम नहीं होते हैं उनको अपन हेटेरोजीनियस सोल्यूशन बोलते हैं। अ होमोजीनियस मिक्सचर इज अ गैसियस, लिक्विड और सॉलिड मिक्सचर हैव यूनिफॉर्म composition and properties throughout a given sample, only single phase is visible। मतलब एक सिंगल फेज ही विजिबल दिखेगा आपको, सॉलिड फेज में या लिक्विड फेज में या गैसियस फेज में। ठीक है, शुगर इन वाटर, शुगर इन वाटर भाई साहब दोनों भी एक लिक्विड में आ गए अभी। ठीक है, इंक इन वाटर। ठीक है, दीज आर बेसिकली सॉल्यूशंस। ओके, so sugar in water, when sugar is dissolved in water, it forms a homogeneous mixture। homogeneous mixture मतलब same properties throughout। जहां मैं बोलूंगा वही लिख, रहने दे अभी। ठीक है, जहां मैं बोलूंगा वही लिख। homogeneous mixture मतलब क्या हो जाएगा? same properties throughout। ये हो गया आपका सेम प्रॉपर्टीज थ्रू आउट। द स्वीटनेस इज द सेम इन ऑल पार्ट्स ऑफ द सोल्यूशन। आपने भाई साहब एक शुगर को मिलाया, तो आप जब इसको घोलेंगे और जब आप इसको टेस्ट करेंगे, चाहे आप यहां से उठाएं, यहां से उठाएं, यहां से उठाएं, यू आर गोइंग टू गेट द सेम टेस्ट, which means that sugar has uniformly dissolved in water।
एकदम चप्पा चप्पा में डिसॉल्व हो गया ये, ठीक है। इस टाइप के सोल्यूशन को अपन क्या बोलेंगे, होमोजीनियस सोल्यूशन। द कॉम्पोजिशन इज द सेम थ्रू आउट द शुगर सोल्यूशन एंड हेंस इट इज नोन एज होमोजीनियस, ठीक है। व्हेन ब्लू इंक इज ड्रॉप्ड इन वाटर, अगर हमने भाई साहब ब्लू इंक को किस में ड्रॉप किया, वाटर में, तो पूरा वाटर हमको नीला नीला दिखेगा, ठीक है। सो व्हेन ब्लू इंक इज ड्रॉप्ड इन वाटर वी कैन ऑब्जर्व दैट आफ्टर स्टडिंग द सोल्यूशन, ठीक है, और लीविंग इट फॉर सम टाइम, द ब्लू कलर डिसॉल्व्स इन द पार्ट्स ऑफ वाटर, दैट इज यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन, हेंस इट ना होमोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। दारू पीते हो? नहीं, थोड़ा थोड़ा, ओके। तो अगर आप पानी में दारू को मिलाएंगे, आप देखोगे लोग ऐसे मिक्सर करके पीते हैं ना, एक्सटरर होता है, तो वो पूरा पूरा मिक्स हो जाता है, ठीक है, इट कंप्लीटली मिक्सेस, तो इसको भी हम एक होमोजीनियस मिक्सचर बोलेंगे। चाय, कॉफी, ये सब होमोजीनियस मिक्सचर्स हैं, दीज आर ऑल होमोजीनियस मिक्सचर्स। हाँ, अगर आपने ऊपर से कॉफी का पाउडर, वो भाई साहब पता नहीं क्या क्या डायग्राम बनाते हैं, वैसा वाला नहीं बोल रहा हूं मैं। ऐसे कॉफी है, उसको फेटा भाई साहब, जो आपका झाग दिख रहा है उसमें आपने कुछ पाउडर ऐसे करके कर दिया है, ये तो होमोजीनियस मिक्सचर नहीं है। अरे भाई साहब, तुमने उसको स्टर नहीं किया, इसलिए होमोजीनियस मिक्सचर नहीं है। अगर तुम उसको स्टर करोगे तो वो भी होमोजीनियस मिक्सचर हो जाएगा, ठीक है। सो होमोजीनियस मिक्सचर मतलब क्या है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे कहीं से भी अगर हम सैंपलिंग करेंगे, वी विल गेट द सेम कॉन्सेंट्रेशन। इट डजेंट मैटर फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द सोल्यूशन यू आर ट्राइंग टू डू अ सैंपलिंग, यू आर गोइंग टू गेट द सेम कॉम्पोजिशन, दैट इज कॉल्ड होमोजीनियस मिक्सचर, ठीक है, ओके। तो यहां पे सोल्यूशन किस रिजल्ट का, किस रिएक्शन का रिजल्ट है, फिजिकल, इट इज नॉट अ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। दो चीजों में अगर फिजिकल रिएक्शन हो रहा है तो ही भाई साहब आपका सोल्यूशन बनेगा, ठीक है। अभी जैसे देखो, डीजल इन पेट्रोल, वी ऑलरेडी नो फ्रॉम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री दैट डीजल एंड पेट्रोल आर नॉन पोलर। नॉन पोलर मतलब इनमें पोलैरिटी नहीं होती है। पोलैरिटी क्यों नहीं होती है, क्योंकि भाई साहब इनमें जो बॉन्ड्स होते हैं वो पोलर नहीं होते, पोलर मॉलिक्यूल्स या पोलर एटम से नहीं बने हैं, ठीक है। सो व्हेन डीजल इज एडेड टू पेट्रोल, वी नो दैट लाइक डिसॉल्व्स लाइक। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपका, लाइक विल डिसॉल्व लाइक। जैसे आप बोलोगे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है, या सोडियम को आपने सुना रहेगा कि हमको पेट्रोल के अंदर रखना पड़ता है, वरना अगर हम उसको ओपन में रखेंगे तो वो आग पकड़ लेगा। क्यों आग पकड़ लेगा, क्योंकि वो ऑक्सीजन ऑफ एयर के साथ कंबाइन करके विगरसली आग पकड़ लेगा। तो भाई साहब पानी के नीचे रखो, लेकिन पानी में भी वो आग पकड़ लेगा। क्यों, क्योंकि पानी में भाई साहब ये H2O के साथ कंबाइन करके क्या बनाएगा, NaOH, और बहुत हीट प्रोड्यूस होगी। सोडियम सोडियम नहीं रहेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, ठीक है। इसीलिए हम सोडियम को किसके अंदर रख रहे हैं, पेट्रोल के अंदर। आप बोल रहे हो भाई साहब पेट्रोल में ही तो आग लगती है, ठीक है, तो इसको पेट्रोल के अंदर क्यों रख रहे हैं, क्योंकि पेट्रोल जो है वो नॉन पोलर है और सोडियम जो है वो पोलर है, ठीक है। तो पेट्रोल में आपका नॉन पोलर कंपाउंड है, इसीलिए वो सोडियम या पोटेशियम इसके अंदर सेफ रहेगा, ठीक है। वाटर आपका एक पोलर कंपाउंड है, जैसे ही वाटर में सोडियम को स्टोर करने की कोशिश करोगे उसके साथ रिएक्शन हो जाएगा, और इतना भयंकर रिएक्शन हो सकता है कि आग लग सकती है, ठीक है। ये जो मैजिशियंस लोग दिखाते हैं ना पानी के ऊपर आग आग, ये कुछ नहीं होता भाई साहब, सोडियम डाला हुआ है इसलिए पानी के ऊपर आग है, ठीक है। क्लियर है, समझ में आ रहा है ये, ओके। सो वी ऑलरेडी नो फ्रॉम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री दैट डीजल एंड पेट्रोल आर नॉन पोलर। तो भाई साहब लाइक डिसॉल्व्स लाइक, डीजल भी नॉन पोलर और पेट्रोल भी नॉन पोलर, एक ही चीज से तो दोनों आ रहे हैं, क्रूड ऑयल से, कच्चा तेल जो जमीन के अंदर से निकाला जाता है उसमें से डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, पैराफिन, ये सब बनता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से। सबके सब नॉन पोलर है, सब सेम फैमिली के कंपाउंड्स हैं, ठीक है। तो अगर आपने भाई साहब पेट्रोल लिया हुआ है और डीजल लिया हुआ है, आपने डीजल ऐड कर दिया है पेट्रोल में, तो ये होमोजीनियस सोल्यूशन हो गया। When diesel is added to petrol, as we know that like dissolves like, polar substances dissolve in polar compounds and non-polar substances dissolve in non-polar compounds. Diesel gets dissolved in petrol, forming a uniform composition, hence it is called a homogeneous solution. इसको अपन क्या बोलेंगे भाई साहब, homogeneous solution. Are we clear on this one? Okay. Homogeneous solution मतलब like dissolves like होता है, पोलर में पोलर को डिसॉल्व करोगे तो वो भाई साहब डिसॉल्व होगा, नॉन पोलर में नॉन पोलर को डिसॉल्व करोगे तो वो डिसॉल्व होगा, ठीक है, और होमोजीनियस सोल्यूशन बनाएगा। पोलर को नॉन पोलर में डिसॉल्व करने जाओगे नहीं हो पाएगा। जैसे आपके जितने भी कार्बन कंपाउंड्स हैं, दे आर नॉट, दे विल नॉट डिसॉल्व इन वाटर, क्योंकि वो सब के सब नॉन पोलर हैं और वाटर इज अ पोलर सॉल्वेंट, ठीक है। तो ये सब चीजें आ जाती हैं। बेंजीन एंड टोलिन, बेंजीन क्या होता है भाई साहब, ये आपका बेंजीन है ना, और टोलिन मतलब, बोला रे बोला, यहाँ पे एक कहीं पे CH3 हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड टोलिन, ठीक है, ओके। बेंजीन एंड टोलिन क्या ये होमोजेनियस मिक्सचर बनाएंगे, अगेन एरोमेटिक कंपाउंड्स है दोनों भी, लाइक डिसॉल्व्स लाइक, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बेंजीन एंड टोलिन फॉर्म्स अ होमोजेनियस मिक्सचर बिकॉज बेंजीन एंड टोलिन बोथ आर नॉन पोलर।
आपने भाई साहब टॉलिन लिया हुआ है, बेंजीन लिया हुआ है, और आपको बराबर होमोजीनियस मिक्सचर मिल जाएगा, बिकॉज आपके दोनों क्या है, नॉन पोलर है, दोनों नॉन पोलर है क्योंकि दोनों भाई साहब कार्बन कंपाउंड्स हैं, ठीक है। ओके ओके ओके, हेटेरोजेनियस मिक्सचर्स क्या होते हैं, आर दोज मिक्सचर्स दैट कंटेन फिजिकली डिस्टिंक्ट पार्ट्स एंड हैव नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन, फिजिकली डिस्टिंक्ट पार्ट और नॉन यूनिफॉर्म, सस्पेंशंस एंड कोलॉइड्स, जितने भी आपके सस्पेंशंस होते हैं और कोलॉइड्स आर एग्जांपल्स ऑफ हेटेरोजेनियस मिक्सचर। एग्जांपल ऑयल इन वाटर, अगर आपने भाई साहब पानी को तेल में डाला तो आपको दिखेगा तेल जो है ऊपर तैरेगा, पानी नीचे रह जाएगा। ऑयल इज लाइटर देन वाटर। आपके स्किन में एक टाइप का ग्लैंड होता है जिसको हम बोलते हैं सेबेशियस ग्लैंड्स, ठीक है। आप देखोगे अभी तो नहीं, सर्दियों में ये कोल्ड क्रीम वाले भाई साहब आपको कोल्ड क्रीम चिपकाते हैं, आपकी त्वचा रूखी हो गई है, फलाना फलाना करके। त्वचा रूखी होना एक नेचुरल प्रोसेस है। सेबेशियस ग्लैंड्स क्या होते हैं, आपके ऑयल सिक्रीट करते हैं, ठीक है। जैसे अभी गर्मी के मौसम में आपके वाटर लॉस का ज्यादा चांस है। आप भाई साहब एमिनोटेलिक नहीं है, मतलब आप बेसिकली क्या है, वाटर के एनवायरमेंट में नहीं है। You are not like a fish that you have enough of water. So whatever water you have to retain that. जैसे आपका लार्ज इंटेस्टाइन का फंक्शन क्या है, कहने को तो वो लार्ज इंटेस्टाइन है, एलिमेंट्री कनाल का एक मोटा सा हिस्सा है, लेकिन लार्ज इंटेस्टाइन का डाइजेशन में कोई डायरेक्ट रोल नहीं है, लेकिन आपका जो फूड आपका अब्सॉर्ब होके जो वेस्ट बचता है, जो हमारा पॉटी जो भी है, तो वो जो वेस्ट है उससे आपका वाटर को निकाल लेना, वाटर और सॉल्ट्स को, ये लार्ज इंटेस्टाइन का फंक्शन है, मेन फंक्शन। डाइजेस्टिन में कोई उसका फंक्शन नहीं है, लेकिन आप सोचिए आपके पेट में इतना बड़ा एक चीज है सिर्फ वाटर को रिटेन करने के लिए, मतलब हमारे लिए वाटर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वाटर बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर आवर लाइफ प्रोसेसेस टू हैपन स्मूथली, ठीक है। तो अगर हम भाई साहब बात कर रहे हैं वाटर की, तो यहाँ पे आपका देखोगे ऑयल इन वाटर, तो आप देखोगे सेबेशियस ग्लैंड्स की बात कर रहा था मैं, तो आपके बॉडी में ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो वाटर को रिटेन कर रही हैं। एक तो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में आपका लार्ज इंटेस्टाइन, आपका जो वेस्ट निकल रहा है उससे भी वाटर को निचोड़ लेगा। जैसे कैसे, अगर आपने किसी कपड़े को धोया है तो उसमें से जब आप इसको निचोड़ते हैं तो वो पानी जैसे निकल जाता है, वैसे ही आपके वेस्ट में से भी वाटर को निचोड़ लेगा, क्योंकि वाटर को जरूरी है शरीर के लिए, ठीक है। इसी तरह से हमारे स्किन में भी क्या होते हैं, देखो सेबेशियस ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है। ये सेबेशियस ग्लैंड्स क्या करते हैं, ऑयल सिक्रीट करते हैं। ऑयल, ऑयल सिक्रीशन का मतलब क्या है या पर्पस क्या है, आपका पसीना ज्यादा अगर निकलेगा, स्वेट से अगर आपका ज्यादा लॉस हो जाएगा तो आपका बॉडी डिहाइड्रेट हो सकता है। एक्सेसिव डिहाइड्रेशन से कोई कोलैप्स भी कर सकता है, इट कैन प्रूव फेटल एज वेल। ऐसा आपने बहुत सारा सुना रहेगा, सनस्ट्रोक हो गया, इंसान मर गया, ठीक है। धूप में घूम रहा था भाई साहब, अचानक से बेहोश होके कोलैप्स, ठीक है। ये इसलिए होता है क्योंकि अचानक से बहुत सारा डिहाइड्रेशन हो जाता है। ऐसा ना हो इसीलिए आपके स्किन को क्या होना पड़ता है, सेबेशियस ग्लैंड। तो ये सेबेशियस ग्लैंड्स क्या करते हैं, ऑयल। ऑयल भाई साहब हमेशा वाटर के ऊपर रहेगा, अगर वो वाटर के ऊपर रहेगा तो वाटर को इवेपोरेट करने नहीं देगा, वाटर लॉस की, ठीक है। अभी हमारा बॉडी इतना नेचुरल है और नेचर को ना कोई मतलब आपका तोड़ नहीं है। नेचर, हजारों साइंटिस्ट मरेंगे तो भी नेचर का कुछ नहीं कर सकते। नेचर इतना एक सिंक्रोनी से चल रहा है। जैसे जैसे सर्दी आई और बॉडी क्यों वेस्ट करेगा, ठीक है। बॉडी बोल रहा है कि भाई साहब अभी तो आपका वाटर लॉस कम हो जाएगा, तो व्हाई शुड आई वेस्ट माय एनर्जी इन प्रोड्यूसिंग दैट ऑयल, आई विल नॉट प्रोड्यूस दैट ऑयल। एकदम ऑटोमेटिक मैकेनिज्म है, बॉडी वो ऑयल प्रोडक्शन बंद कर देगा, इसीलिए आपकी त्वचा रूखी हो जाती है, ठीक है। कोल्ड क्रीम वाले भाई साहब कोल्ड क्रीम चिपका रहे, आपको त्वचा रूखी हो गई है, बहुत बुरा है। नहीं भाई साहब, बुरा नहीं है, बॉडी को मालूम है कि ये त्वचा का रूखी होना क्यों हुआ है, क्योंकि उसने अपना ऑयल प्रोडक्शन बंद कर दिया है, बंद करना ही पड़ेगा उसको, ठीक है। क्योंकि वो अपना एनर्जी वेस्ट क्यों करे, ठीक है, उससे अच्छा उस एनर्जी को किसी और काम में लगाए, ठीक है। तो ऑयल प्रोडक्शन बंद कर दिया क्योंकि आपका वाटर लॉस कम हो जाएगा, ठीक है। सो दैट्स हाउ योर स्किन विल गो रफ, ठीक है। तो ये आपकी त्वचा रूखी हो गई है, ठीक है। तो खैर ये तो आपका ये हो गया। यहाँ पे आपका ऑयल इन वाटर का मैं एग्जांपल दे रहा था। सस्पेंशंस, हेटेरोजेनियस मिक्सचर्स इन विच द सॉलिड पार्टिकल्स आर स्प्रेड थ्रू आउट द लिक्विड विदाउट डिसॉल्विंग ऑन इट। तो सॉलिड पार्टिकल्स क्या है, ऐसे वैसा स्प्रेड थ्रू आउट द लिक्विड, इसको हम सस्पेंशन बोलते हैं। डाइजीन पिया है कभी, या ऐसा कोई चीज पीते हो जिसको आपको ऐसा करके पीना पड़ता है। डाइजीन एक पिंक कलर का देखो सॉलिड आता है, और ज्यादा करके गैस वगैरह में लोग पीते हैं उसको, तो उसको ऐसे थोड़ा सा शेक करके फिर पीना पड़ता है, क्योंकि वो वाटर में सस्पेंशन है, ज्यादा करके आपके ऐसे सस्पेंशन होते हैं। तो ये जो मेडिसिन होते हैं वो सस्पेंडेड है, तो आपको भाई साहब थोड़ा इसको हिलाकर फिर इसको फिर से घोल लेना पड़ेगा, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड सस्पेंशन। हेटेरोजेनियस मिक्सचर्स in which the solid particles are spread throughout the liquid without dissolving in it. Colloid,
अपीयर टू बी होमोजीनियस बट आर हेट्रोजीनियस। एग्जाम्पल जैसे आपका हो गया मिल्क। मिल्क भाई साहब क्या है? मिल्क एक कोलॉइड है, मतलब मिल्क के पार्टिकल्स ऐसे वाटर में सस्पेंडेड है। आपको लग रहा है कि भाई साहब ये हेट्रो होमोजीनियस मिक्सचर है, ऐसा नहीं है, ये कोलॉइड है। मिल्क के पार्टिकल्स दे आर सो इवनली स्प्रेड इन वाटर that for you it would appear that it is a homogeneous mixture, but in actuality it is a colloid। ठीक है, ये colloid है। टूथपेस्ट, ब्लड, क्रीम एक्सेट्रा, ये सब आपके भाई साहब एग्जाम्पल्स हो गए। दीज आर बेसिकली एग्जाम्पल्स। ठीक है, ओके। ऑयल इन वाटर देख लो भाई साहब, ये वाटर है, ये ऑयल है। जैसे आपने ऑयल को, ये ऊपरी सतह पे ही रहेगा। दिस विल ऑलवेज बी लाइटर देन वाटर एंड हेंस इट विल फ्लोट ऑन द सर्फेस ऑफ वाटर। ठीक है, so when both oil and water are mixed they form two layers। this clearly indicates that it is a heterogeneous system as the solution is non uniform throughout। oil is non polar। ऑयल आपका भाई साहब नॉन पोलर है। क्यों ऑयल नॉन पोलर है? क्योंकि भाई साहब ऑयल किससे बनता है? या तो सनफ्लावर से बनेगा, या तो भाई साहब राई का तेल होगा, या तो भाई साहब मस्टर्ड ऑयल होगा, या तो भाई साहब कोई वेजिटेबल ऑयल होगा। व्हाट आर दीज प्रोडक्ट्स? ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट से भाई साहब आपको किस तरीके के प्रोडक्ट्स मिलेंगे? नॉन पोलर प्रोडक्ट्स मिलेंगे। ठीक है, और अगर आप केरोसिन की भी बात कर रहे हैं तो भी वो भाई साहब आपका ऑर्गेनिक ही है। केरोसिन हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, दीज आर ऑल्सो ऑर्गेनिक। ठीक है, इनको हम धरती से निकाल रहे हैं बिकॉज दीज आर the decomposition remains of dead plants and animals which have happened millions of years ago। वो भी भाई साहब आपके ऑर्गेनिक होंगे। ऑर्गेनिक मतलब ही नॉन पोलर। ठीक है, तो ये भाई साहब नॉन पोलर पोलर में डिसॉल्व नहीं होगा। ठीक है, लाइक डिसॉल्व लाइक का चल रहा है भाई साहब, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो बार बार आता रहेगा, लाइक डिसॉल्व लाइक। ठीक है, क्या? तो यहाँ पे ऑयल इज नॉन पोलर एंड वाटर इज पोलर। इफ वी मिक्स ऑयल एंड वाटर एंड शेक देम अ क्लाउडी सस्पेंशन इज फॉर्म। ऐसा आपको भाई साहब तैरता हुआ सस्पेंशन मिलेगा, सस्पेंडेड। ठीक है, सस्पेंशन इज फॉर्म। ओके, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोल्यूशन। अभी हम बात करेंगे भाई साहब एक सोल्यूशन के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, ओनली अ सिंगल फेज इज विजिबल। एक सिंगल फेज में ही सोल्यूशन रहेगा। ठीक है, सॉलिड सॉलिड सॉलिड, लिक्विड लिक्विड, गैस, एक सिंगल फेज में रहेगा सब, सब टर्बुलेंट फेज नहीं रहेगा। ठीक है, इट हैज अ यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन एंड प्रॉपर्टीज थ्रू आउट। प्रॉपर्टीज और कॉम्पोजिशन थ्रू आउट सेम रहेगा। इज एयर अ सोल्यूशन? अच्छा जी, तो क्वालिटी ऑफ एयर इन रूरल एरियाज और अर्बन एरियाज क्या सेम है? तो फिर इम्प्योरिटी ज्यादा है कहां पे? रूरल एरियाज में, और खासकर आपके महान भारतवर्ष में। ठीक है, आपके भारतवर्ष में आपका एक्यूआई देखते हो आप लोग कभी? नहीं। ठीक है, आपका एक्यूआई भाई साहब बहुत खराब है, बहुत खराब मतलब बहुत ही खराब। आप अगर ऑस्ट्रेलिया जाएंगे तो आपका एक्यूआर 6 और 7 चल रहा है। भारत में भाई साहब 300-400 चल रहा है एक अर्बन एरिया में। एक्यूआई के बोर्ड अभी गवर्नमेंट लगाना चालू कर रही है, जैसे खांडेश्वर स्टेशन में आपको एक एक्यूआई का बोर्ड दिखेगा, उसमें आपका एवरेज क्वालिटी इंडेक्स ऑफ एयर दिखता है। ठीक है, बहुत ही खराब चल रहा है वैसा, बहुत खराब मतलब बद से बदतर होती जा रही है। ठीक है, इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, उसको अपन को डिस्कस नहीं करना है, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड इज कि इज एयर अ होमोजेनियस मिक्सचर? यस इट इज। इज एयर अ सोल्यूशन? यस इट इज। बट पोल्यूटेंट्स इंक्रीज द लेवल्स और वहां पे आपका क्वालिटी ड्रॉप होता है, तो थोड़ा सा कॉम्पोजिशन आपके बहुत अर्बन या इंडस्ट्रियलाइज्ड एरियाज में आपका कम हो जाता है। ठीक है, खैर, बट इट हैज द सेम प्रॉपर्टीज। इट इज यूजुअली ट्रांसपेरेंट एंड कैन बी कलर्ड एज वेल। ये ट्रांसपेरेंट भी हो सकता है और ये कलर्ड भी हो सकता है। इट डज नॉट सेपरेट इवन इट इज अनडिस्टर्ब। तो ये सेपरेट नहीं होता है अनडिस्टर्ब होने के बावजूद। ठीक है, इट डज नॉट सेपरेट इवन व्हेन इट इज अनडिस्टर्ब। ठीक है, ओके, तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ सॉल्यूशन, ये हो गया सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, ये सॉल्यूशन बना। सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट व्हेन मिक्स टुगेदर फॉर्म अ सॉल्यूशन। सिंपल सी बात है भाई साहब। ओके ओके, सॉल्यूट क्या है इसको समझना बहुत जरूरी है। प्रेजेंट इन लेस अमाउंट। लेस अमाउंट क्या इसको आप मेजर कर सकते हैं? यस, यू कैन मेजर इट बाय डिफरेंट थिंग्स लाइक मोलारिटी, मोलारिटी, नॉर्मेलिटी, मोल फ्रैक्शन, पार्ट्स पर मिलियन। ये सब आपके अलग अलग डायनेमिक्स हैं जिसमें आप जो सॉल्यूट है उसको आप मेजर कर रहे हैं। ठीक है, सॉल्यूट, तो ये सब आप पढ़ेंगे। सॉल्वेंट प्रेजेंट इन मोर अमाउंट, लो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट? ठीक है, हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिसिटी जो है वो आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ही पढ़ेंगे, इसके बाद आपका डाइलेक्ट्रिसिटी है। तो डाइलेक्ट्रिक क्या होता है? मतलब आपका जैसे समझो वाटर क्या कर रहा है, वाटर हैज, ठीक है, तो वाटर की डाइलेक्ट्रिसिटी जो है वो हाई है। इसका मतलब क्या है? जैसे समझ लो आपने कोई पोलर सॉल्यूट लिया है। इज NaCl अ पोलर सॉल्यूट? यस,
Why? Because it is formed of electrovalent और ionic bond between sodium and chlorine. तो सोडियम और क्लोरीन में भाई साहब आयंस बनेंगे। तो जैसे ये आप वाटर में डिसॉल्व करते हैं, देखो सोडियम और क्लोरीन में से अगर आप, जैसे मान लो ये सोडियम क्लोराइड है, ठीक है, इसमें से आप इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराने की कोशिश करो, नहीं होगा, इट विल नॉट, सॉलिड स्टेट में। आप इसको भाई साहब मोल्टेन स्टेट में लेकर जाएगा तब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी। लेकिन आप अगर सिंपल इसको वाटर में डिसॉल्व कर दोगे तो पटापट भाई साहब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी, बल्ब जो है वो जल उठेगा, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी। ये क्यों हो गया? क्योंकि यहाँ पे आयंस बन गए, सेपरेट आउट हो गए। तो वाटर में मतलब आप सोचिए, एक सॉलिड स्टेट था, वहां पे आप उसको इलेक्ट्रिसिटी पास करने की कोशिश कर रहे थे, in spite of it being made up of ions, it was not conducting electricity. The moment you dissolved it in water, it started conducting electricity. What is the magic that happened when you dissolved it in water? ठीक है, वो तो हम समझेंगे। उसके पहले ये समझना जरूरी है कि in order to make it conduct electricity, its melting point is very high. So you have to supply a very large amount of energy in order to make sodium chloride conductible. ठीक है, तो वाटर में डालने से क्या हो गया भाई साहब, वाटर में जैसे ही आप डालते हैं आपका Na और Cl सेपरेट हो जाएगा। थोड़ा बहुत आपने पढ़ रखा है सॉल्वेशन, इसको भाई साहब कौन घेर लेगा? इसको भाई साहब O2 माइनस जो है वो घेर लेगा वाटर के मॉलिक्यूल्स में। ये सब आपके भाई साहब इसने घेर लिया। और Cl को किसने घेर लिया भाई साहब? H प्लस ने घेर लिया, H प्लस ने घेर लिया। ठीक है, चारों तरफ से भाई साहब क्या किसने घेर लिया? H प्लस ने भाई साहब घेर लिया। ठीक है, समझ में आ रहा है ये? तो अभी ये दोनों नहीं मिल सकते, मतलब ये सेपरेट हो गए। अभी भाई साहब आयन सेपरेट हो गए तो इसका मतलब वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने लगेगा। तो इसी को अपन बोलते हैं डाइइलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, सॉल्वेंट्स का जनरली दे आर हाई डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। द कैपेबिलिटी ऑफ अ सॉल्वेंट टू सेपरेट द आयंस एंड एंश्योर दे आर नॉट मीटिंग आफ्टर सॉल्वेशन इज नोन एज डाइइलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो इसका डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, एक मेजरमेंट होता है। तो डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फॉर सॉल्वेंट्स इज जनरली हाई। ठीक है, फाउंड इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस स्टेट रिप्रेजेंट्स द फेज ऑफ द सॉल्यूशन। सॉल्वेंट का जो फेज होगा वही सॉल्यूशन का फेज होगा। समझ में आ रहा है ये भाई साहब? जैसे अगर आप देखोगे ऑक्सीजन डिसॉल्व्ड इन वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मरीन लाइफ। ठीक है, सो व्हाट फेज इज द सॉल्यूशन इन? ऑक्सीजन इज इन गैस और वाटर इज इन लिक्विड, बट द सॉल्यूशन इज इन व्हाट फेज? लिक्विड फेज। ठीक है, ऑल्दो ऑक्सीजन स्टिल एग्जिस्ट एज गैस बट द सॉल्यूशन इज इन लिक्विड फेज। ठीक है, क्या ये समझ में आ रहा है? A phase is a chemically and physically homogeneous quantity of matter that can be separated from non-homogeneous mixture. The same physical state but different arrangement of particles gives different phases. ठीक है, तो a phase is a chemically and physically homogeneous quantity of matter that can be separated from a non-homogeneous mixture. एक homogeneous quantity of matter है, मतलब कितना है? जैसे देखो, समझो, इसको समझो। जैसे ये सी वाटर है, सी वाटर का एक सैंपल लिया है आपने। ठीक है, अभी सी वाटर के इस सैंपल्स में अगर आप देखोगे जितना परसेंटेज ऑक्सीजन है, इस सैंपल में भी आपको उतना ही परसेंटेज ऑक्सीजन मिलेगा, इस बड़े वाले सैंपल में भी आपको उतना ही परसेंटेज ऑक्सीजन मिलेगा। मतलब इसको हम क्या बोल रहे हैं? होमोजीनियस फेज। ठीक है, सो द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन that is dissolved in a fixed quantity of sea water is going to be the same. ठीक है, a phase is a chemically and physically homogeneous quantity of matter that can be separated from a non-homogeneous mixture. ठीक है, the same physical state but different arrangement of particles gives different phases. Are we clear on this one बच्चा बाड़ी? okay. Every molecule has its own dipole. हर एक मॉलिक्यूल का भाई साहब एक डाइपोल होता है। A solvent like water is composed of large amount of H2O molecules. Each of them have a dipole moment. क्योंकि वाटर का मॉलिक्यूल भाई साहब क्या है? वाटर का मॉलिक्यूल बेंट शेप्ड है। अगर वाटर मॉलिक्यूल स्ट्रेट होता तो वो न्यूट्रल होता, लेकिन यहाँ पे ये बेंट शेप्ड है। और ये बेंट शेप किसके लिए है? पिंकी पंकी, लोन पेयर क्या कहा जा रहा है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यस, तो ऑक्सीजन के मध्य लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है और लोन पेयर रिपल्शन सबसे ज्यादा रिपल्शन होता है, जिसकी वजह से ये बेंड हो गया है। ठीक है, ओके। ऑफ देयर ओन डाइपोल्स में बी ओरिएंटेड इन रैंडम वेज व्हेन वी पास एन इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू द सॉल्यूशन द डाइपोल ऑफ द इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स विल समहाउ इंटरैक्ट विद द एक्सटर्नल फील्ड and there is some change in the electric field value. It can be expressed by a dielectric constant. ये फिजिक्स का मामला है। यहाँ पे आपको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दिया रहेगा, बस इतना सोचिए कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता क्या है।
अगर किसी पोलर सॉल्वेंट में आप इलेक्ट्रिक फील्ड पास करते हो तो उसका उस पर इंपैक्ट आएगा, ठीक है, उसका इंपैक्ट आएगा। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ द सब्सटेंस टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, मतलब समझ लो ये परमिटिविटी ऑफ द सब्सटेंस है और परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, दैट इज नोन एज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसी को अपन बोलेंगे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो ये रेशियो कैसा रेशियो होगा, यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस, ठीक है। परमिटिविटी ऑफ सब्सटेंस, ये हो गया आपका परमिटिविटी ऑफ सब्सटेंस, इसको आप फिजिक्स में अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। और ये हो गया आपका परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, जिसकी वैल्यू 8.85 वगैरह होती है, ठीक है। इट एक्सप्रेसेस द एक्सटेंट टू विच अ मटेरियल कैन होल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन इट। इस सबको हम बाद में पढ़ेंगे फिजिक्स में। फिलहाल इतना समझिए कि भाई साहब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पोलर सॉल्वेंट्स का हायर होगा, ठीक है, बिकॉज दे विल बेसिकली सेपरेट द आयंस, ठीक है, आयंस को सेपरेट करेंगे। ओके, तो सल्यूट एंड सॉल्वेंट, ठीक है, सल्यूट एंड सॉल्वेंट हो सकता है भाई साहब डिफरेंट फेजेस में हो सकता है भाई साहब ज्यादा करके सेम फेज में ही होते हैं, ठीक है। द फेज ऑफ द सॉल्वेंट इज द फेज ऑफ द सोल्यूशन। अगर सल्यूट और सॉल्वेंट डिफरेंट फेज में होते हैं तो फेज ऑफ द सॉल्वेंट इज द फेज ऑफ द सोल्यूशन। जैसे मैं अगर बोलूं ऑक्सीजन डिसॉल्व्ड इन वाटर, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मरीन लाइफ, सो यहां पे फेज ऑफ द सोल्यूशन ये सल्यूट हो गया विच इज बेसिकली इन गैसियस फेज, ये सॉल्वेंट हो गया विच इज बेसिकली इन लिक्विड फेज। लेकिन सोल्यूशन का फेज क्या होगा, लिक्विड। जो सॉल्वेंट का फेज वही सोल्यूशन का फेज, जो सॉल्वेंट का फेज वही सोल्यूशन का फेज। द फेज ऑफ द सॉल्वेंट इज द फेज ऑफ द सोल्यूशन, ठीक है। ओके, इन सेम फेज अगर हैं, ठीक है, अगर भाई साहब आपका सल्यूट एंड सॉल्वेंट अगर सेम फेज में है, द कंपोनेंट विच इज मोर इज अमाउंट इज द सॉल्वेंट, द वन दैट डिसोसिएट्स इज द सल्यूट, वन दैट डिसोसिएट्स इज द सल्यूट। जैसे समझ लो आपका NaCl है, ये भाई साहब डिसोसिएट करके क्या हो जाएगा Na प्लस और Cl माइनस, NaOH है, ये भाई साहब डिसोसिएट करके क्या हो जाएगा Na प्लस और OH माइनस, ये भाई साहब हो गया आपका डिसोसिएशन, ठीक है। क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन? ओके ओके। If solute and solvent are in different phases, then the phase of the solvent is the phase of the solution. If we mix sugar and water, sugar क्या है भाई साहब आपका solid, water क्या है आपका liquid, both of them are in different phases. Thus phase of the solvent, that is water, is the phase of the solution. क्या ये समझ में आ रहा है? It is possible to have the same state but different phases. ठीक है, same state है but different phases है. For example, amorphous and crystalline solids are in the same state but in different phases. ठीक है, amorphous solid कल आपने पढ़ा था, और crystalline solid जहां पे long range order होता है उसको अपन बोलते हैं crystalline solid. amorphous solid मतलब जहां पे short range order होता है, ठीक है, are in same state, that is solid, but in different phases. इनके phases अलग अलग हैं. If they are in the same phase, the component that is more in amount is the solvent and the one that dissociates is the solute. For example, if we mix ink with water, both of them are in liquid phase and water being in larger amount acts as a solvent here. Are we clear to this one? ठीक है, पूरा पूरा clear है भाई साहब? Okay, okay, okay. Composition of solution. Composition of a solution can be described by expressing its concentration. ये जो पार्ट अभी हम पढ़ने जा रहे हैं इसका अच्छा खासा आइडिया आपको है, 11th में आपने पढ़ा हुआ है, फिर भी ये एक रिकैप है, ठीक है। ओके, तो भाई साहब आपका एक होता है वेट बाय वेट परसेंटेज, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। कॉम्पोजिशन ऑफ अ सॉल्यूशन कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय एक्सप्रेसिंग इट्स कॉन्सेंट्रेशन। तो मास परसेंटेज मतलब वेट बाय वेट परसेंटेज, वेट इन ग्राम्स ऑफ द सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन। तो वेट इन ग्राम्स ऑफ द सॉल्यूट अपॉन वेट इन ग्राम्स ऑफ इनटू 100, तो ये हो गया भाई साहब आपका वेट बाय वेट परसेंटेज, ठीक है। mass by volume percentage, weight in grams of the solute present in 100 milliliter of the solution. तो weight of the solute in grams upon weight of the solution in milliliter अगर आपने लिया है into आप 100 कर दोगे, ठीक है। परसेंटेज है तो हर जगह आपको 100 से मल्टीप्लाई करना है। वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम इन मिलीलीटर ऑफ द सॉल्यूट पर 100 मिलीलीटर ऑफ द सॉल्यूशन, तो वॉल्यूम इन मिलीलीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ठीक है। क्लियर है भाई साहब, याद रहेगा वेट बाय वेट परसेंटेज, वेट बाय वेट परसेंटेज। तो मतलब ये हो गया आपका, देखो केमिस्ट्री में ना मास और वेट में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बोथ आर यूज्ड ऑलमोस्ट इन सेम टर्मिनोलॉजीज। वी आर वेरी स्ट्रिक्ट इन फिजिक्स अबाउट मास एंड वेट, ठीक है। तो वेट बाय वेट परसेंटेज मतलब मास ऑफ सॉल्यूट, मैं बी लिखूं तो चलेगा, ठीक है। यहाँ पे मास ऑफ सोल्यूशन या वेट भी बोल सकते हैं, वेट ऑफ सोल्यूशन इनटू 100, ठीक है। वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज मतलब हो गया आपका वेट ऑफ बी या मास ऑफ बी भी लिख सकते हैं, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, सोल्यूशन मतलब A प्लस बी इंटू 100, सोल्यूशन मतलब A प्लस बी,
ठीक है, यहाँ पे भी भाई साहब सोल्यूशन मतलब A प्लस बी। और भाई साहब वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज, ये क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सल्यूट दैट इज बी अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन दैट इज A प्लस बी इंटू भाई साहब 100। ठीक है, आपको ध्यान में ये रखना है कि सबके यूनिट सेम होने चाहिए। यहाँ अगर ग्राम्स है तो इधर भी ग्राम्स, इधर अगर ग्राम्स है तो इधर भी ग्राम्स, इधर अगर केजी तो इधर भी केजी होना चाहिए, इधर अगर मिलीलीटर है तो इधर भी मिलीलीटर, इधर अगर लीटर है तो इधर भी लीटर। ठीक है, ओके। तो ये तो आपके कॉमन टर्मिनोलॉजीज हैं। ठीक है, ओके। अदर कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, अभी हम आते हैं दूसरे हायर कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में। तो आपका एक हो गया मोलारिटी, दूसरी हो गई मोलालिटी, पार्ट्स पर मिलियन, स्ट्रेंथ, नॉर्मेलिटी और मोल फ्रैक्शन। ठीक है, ठीक है, थोड़ा सा रिकैप करेंगे हम भाई साहब। स्ट्रेंथ क्या होता है, वेट ऑफ द सोल्यूशन इन ग्राम अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स, दैट इज ग्राम्स पर लीटर। ठीक है, मोलारिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स, दैट इज मोल्स पर लीटर, और कैपिटल एम लिखते हैं हम। ठीक है, नॉर्मेलिटी नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर और नॉर्मल। ठीक है, समझ में आ रहा है, कंफ्यूजन सिर्फ इसमें होता है। ठीक है, क्योंकि हमको ज्यादा करके इसका जो सिचुएशन है वो समझ में नहीं आता है, ग्राम इक्विवेलेंट्स क्या होते हैं वो समझ में नहीं आते हैं। वेट अपॉन आपके बेसिसिटी, नॉर्मल, ये सब आपका आ जाता है इसमें। ठीक है, क्लियर है, इसको लिख लीजिए जरा ताबड़तोड़, फटाफट फटाफट, क्विक क्विक। ठीक है, डन डन, ओके ओके ओके। concentration term molality, number of moles of the solute, weight of the solvent in kg, तो moles per kg और small m। ठीक है, मोल फ्रैक्शन क्या होगा, ये सबसे ज्यादा यूज होता है आपका साई, जिसको हम बोलते हैं मोल्स ऑफ द कंपोनेंट अपॉन टोटल मोल्स इन सोल्यूशन। ठीक है, पार्ट्स पर मिलियन, वेट ऑफ द सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सोल्यूशन इनटू 1 मिलियन विच इज 10⁶। फटाफट से इनको लिख लीजिए भाई साहब, कर चुके हैं आप इसको, लेकिन जस्ट अब ब्रश अप है ये। इसको बंद कर देना, ये एफ वाला स्विच जो है ना, हाँ ऊपर ऊपर सेकंड वाला, हाँ। डन डन डन। हो गया, ओके। 4 gram of NaOH is added to 500 milliliter of water. Calculate the molarity and the strength of the solution. ठीक है, अभी भाई साहब मोलारिटी क्या होती है, मोलारिटी याद कीजिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, मतलब हम यहाँ पे बोलेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। अगर भाई साहब लीटर में है तो ठीक है, अगर मिलीलीटर में है तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन अगर मिलीलीटर में है तो इसको हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 1000 से। नाउ व्हाट डज एनबी मीन, NB means weight of solute upon molecular mass of solute.
नीचे क्या है भाई साहब, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, वो भी किसमें, मिलीलीटर में, इनटू 1000, ठीक है। ओके, चलिए भाई साहब, वेट ऑफ सोल्यूट यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 4 ग्राम, है ना, 4 ग्राम, ग्राम्स में है। ओके, और ये हो गया आपका 1000। मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सोल्यूट, NaOH क्या हो जाएगा भाई साहब आपका, NaOH, तो ये हो गया आपका 23, ये हो गया आपका 16 और ये हो गया आपका 1, सो दैट इज हाउ मच, 40, ठीक है। तो ये हो गया आपका कितना, 40। और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन मिलीलीटर, ये कितना दिया हुआ है, 500। ध्यान दीजिए, क्योंकि ये मिलीलीटर है इसलिए आपने इसको 1000 से मल्टीप्लाई किया है, क्योंकि आपका नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर होता है, क्योंकि वो मिलीलीटर है इसलिए ऊपर आपने 1000 से मल्टीप्लाई किया है। तो भाई साहब कट्टम 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 कट्टम, ठीक है, ये हो गया आपका फोरम फोरम कट्टम, 1/5, 1/5 को अपन क्या लिख सकते हैं, 0.2, और ये हो गई कैपिटल M, 0.2 M, मतलब क्या है आपका, 0.2 मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड आर प्रेजेंट, ठीक है। तो भाई साहब क्या किया भाई साहब हमने, अच्छा मोल्स ऑफ NaOH, यहाँ पे मोल्स निकाला है, हाँ, तो यहाँ पे देखो 0.2 M हो गया, ठीक है। स्ट्रेंथ निकालना है तो भाई साहब क्या हो जाएगा, स्ट्रेंथ का भाई साहब क्या है, वेट ऑफ द सोल्यूशन, वेट ऑफ द सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स, वेट, तो स्ट्रेंथ आपका यहाँ पे क्या है, स्ट्रेंथ हो जाएगा भाई साहब क्या, वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स, ठीक है, इनटू 100, ठीक है, मिलीलीटर, सॉरी। तो यहाँ पे वेट ऑफ सोल्यूट कितना है भाई साहब आपका 4, मिलीलीटर कितना है आपका 500, और इनटू हो गया भाई साहब आपका 100, कैंसलम 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 कैंसलम, 5 8 जा 40, ठीक है, 0.8, तो ये हो गया आपका 0.8%, ठीक है, दैट विल बी हाउ मच, 0.8 ग्राम्स पर लीटर बोल सकते हैं हम, ठीक है, 0.8 ग्राम्स पर लीटर, ग्राम्स पर लीटर, ठीक है। ये हो गया आपका स्ट्रेंथ, ठीक है, वेट इन ग्राम्स अपॉन 0.5 लीटर्स, सॉरी ग्राम्स पर लीटर हो जाएगा ये, ठीक है। स्ट्रेंथ एंड मोलारिटी आर 8 ग्राम्स पर लीटर एंड 0.2 M, ठीक है। ओके, a sample of H2SO4 is labeled as 49% weight by weight, calculate is molality, ठीक है। तो अभी देखो एक सैंपल दिया हुआ है आपको H2SO4 का, H2SO4, इसकी डेंसिटी आपको दी हुई है कितनी, 1.4 ग्राम्स पर मिलीलीटर, ठीक है, 1.4 ग्राम्स पर मिलीलीटर, is labeled as 49%. Now what does 49% means? That is 49 grams of H2SO4 are dissolved in 100 मिलीलीटर ऑफ वाटर। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, 100 मिलीलीटर ऑफ वाटर, ठीक है, क्या ये समझ में आ रहा है। सो अगर आपका भाई साहब 49, यहाँ पे डेंसिटी कितनी दी हुई है 1.4 ग्राम, 49%, तो 49 ग्राम ऑफ H2SO4 डिसॉल्व्ड इन 100 मिलीलीटर, टेक 1 लीटर, अगर हमने भाई साहब 1 लीटर लिया किसका, सोल्यूशन का, डेंसिटी कितना दिया हुआ है 1.4 ग्राम्स पर मिलीलीटर, तो 1 मिलीलीटर में 1 मिलीलीटर में H2SO4 कितना है भाई साहब, 1.4 ग्राम्स, ठीक है। तो भाई साहब 1000 मिलीलीटर में कितना होगा, H2SO4 will be 1.4 into 1000, that is how much, 1400 ग्राम्स। क्या ये समझ में आ रहा है, ठीक है। नाउ वेट ऑफ H2SO4 कितना हो जाएगा, वेट ऑफ H2SO4 देखो यहाँ पे कितना दिया हुआ है 49, इसका भाई साहब 49% है, तो 49 बाई 100 इंटू 14, क्या ये समझ में आ रहा है। पूरे सोल्यूशन का भाई साहब देखो, पूरे सोल्यूशन का पहले हमने क्या निकाला, मास निकाला, देखो इसको समझो, यहाँ पे तुमको डेंसिटी दी हुई है, डेंसिटी ऑफ द सोल्यूशन, अ सैंपल ऑफ H2SO4 इतना दिया हुआ है, तो पहले तुम इसका मास निकाल लो, कितना मास है भाई साहब आपका, 1 मिलीलीटर में कितना है 1.4 ग्राम है, तो भाई साहब 1000 मिलीलीटर में कितना होगा, 1000 मिलीलीटर में 1.4 इंटू 1000 ग्राम्स, दैट मेक्स इट हाउ मच, 1400 ग्राम्स, ठीक है। अभी 1400 ग्राम्स में कितना है, 49% H2SO4 है, तो H2SO4 कितना हो गया भाई साहब आपका 49 बाई 100 इंटू 1400 ग्राम्स, ठीक है, ये कैंसिल ये कैंसिल ये कैंसिल ये कैंसिल, तो ये कितना हो गया आपका 686 ग्राम्स, ठीक है, 686 ग्राम्स, क्लियर है, समझ में आ रहा है। तो 1400 ग्राम में आपका भाई साहब कितना है, ये 686 ग्राम्स, ठीक है, तो मतलब 1400 ग्राम में आपका वाटर कितना हो जाएगा, वाटर हो जाएगा दिस माइनस दिस, तो भाई साहब वाटर कितना हो जाएगा, वाटर विल बी 1400 ग्राम्स। हम ये क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं, मोलालिटी को रिकॉल कीजिए, मोलालिटी क्या होती है, वेट ऑफ द सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ द सॉल्वेंट इन केजी, है ना, या अपन लिख सकते हैं वेट ऑफ द सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ द सॉल्वेंट, अगर ग्राम्स में है तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉरी ये आपका
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सल्यूट है, आई एम सो सॉरी, ये आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सल्यूट है, ये आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सल्यूट है, ठीक है। तो वेट ऑफ द सॉल्वेंट अगर केजी में है तो ठीक है, अगर भाई साहब ग्राम्स में है तो उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसीलिए हम यहाँ पे वेट ऑफ द सॉल्वेंट निकाल रहे हैं। वेट ऑफ द सॉल्वेंट कितना हो जाएगा, 1400 माइनस 686 ग्राम्स, दैट गिव्स यू हाउ मच, 714 ग्राम्स, ठीक है। तो आपका यहाँ पे वेट ऑफ द सॉल्वेंट ये हो गया आपका कितना, 714 ग्राम्स, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सल्यूट अगर आपको कैलकुलेट करना है तो कैलकुलेट कीजिए, वरना आप सीधा सीधा मोलालिटी लीजिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम्स, अगर ग्राम्स है तो भाई साहब इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 से। नाउ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सल्यूट कितना है आपका, नंबर ऑफ मोल्स ये हो जाएगा आपका, नंबर ऑफ मोल्स कितना होता है, नंबर ऑफ मोल्स होता है आपका वेट ऑफ द सल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सल्यूट अपॉन WA इंटू 1000, ठीक है। तो ये हो गया आपका कितना, 686 अपॉन, यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सल्यूट कितना होगा, H2SO4 है ना भाई साहब, तो H2SO4 में ये हो गया 2 इंटू 1 प्लस 32 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 16, तो ये हो गया 2 प्लस 32 प्लस 64, 4 प्लस 2 6 7 8 6 प्लस 3 98, तो ये हो गया आपका कितना भाई साहब, 98, ठीक है, अपॉन वेट ऑफ दिस इज 714 इंटू कर दो भाई साहब आपका कितना, 1000, यहाँ पे अगर हम करेंगे तो दिस आ जाएगा आपका 7, 98 इंटू 7, 8 7 जा 56, 9 7 जा 63 प्लस 5 68, यहाँ पे 7 1 जा 7, 0 7 2 जा 14, 1000 हो गया ये अपॉन 102, ठीक है, 1000 अपॉन 102, देखो यहाँ पे आ जाएगा आपका कितना, 1000 अपॉन 102, दैट विल गिव यू 9.8, 9.8 स्मॉल m मतलब मोलालिटी। क्या ये समझ में आ रहा है, ओके, आर वी क्लियर ऑन दिस वन, देख लो इस चीज को फिर से समझ लो, यहाँ पे एक्चुअली एक फॉर्मूला भी है, लेकिन मैं बोलूंगा फॉर्मूला को याद ना रखे, ऐसे कर लो, डेंसिटी दी हुई है, डेंसिटी किसकी दी हुई है, H2SO4 की, तो पहले कैलकुलेट कर लो कि H2SO4 कितना है, H2SO4 1 लीटर में मतलब 1000 मिलीलीटर में भाई साहब कितना है, ठीक है। तो सोल्यूशन का वेट आपका कितना आ गया भाई साहब, 1400 ग्राम, इसमें भाई साहब कितना H2SO4 है, 49, पहले हमने क्या लिया भाई साहब, सोल्यूशन का मास लिया, 1 लीटर के सोल्यूशन का मास कितना होगा, 1400 ग्राम, क्योंकि 1 मिलीलीटर का मास है 1.4 ग्राम, तो 1 लीटर का मास कितना हो जाएगा, 1400 ग्राम। अब इस 1400 ग्राम में एक्चुअल H2SO4 कितना है, 49%, तो हमने भाई साहब निकाला, ये हो गया वेट ऑफ एक्चुअल H2SO4 प्ले इन 1000 मिलीलीटर, है ना भाई साहब, ठीक है। तो आपका वेट कितना हो गया, 686, तो मतलब आपका देखो 1400 ग्राम्स में आपका H2SO4 कितना है, 686, तो मतलब बाकी का क्या हो जाएगा, वेट ऑफ द वाटर, तो वेट ऑफ द वाटर कितना हो गया भाई साहब, 714। मोलालिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ द सॉल्वेंट, अगर वेट ऑफ द सॉल्वेंट आपका केजी में है वेल एंड गुड, अगर ग्राम्स में तो न्यूमरेटर को आप 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यू आर गोइंग टू मल्टीप्लाई दिस बाय 1000, दिस इज गोइंग टू गिव यू 9.8, ठीक है, ओके। द डेंसिटी ऑफ 15% weight by weight urea solution is found to be this much, find the molality and mole fraction of the solute and the solute of the solution in grams per liter, फटाफट से करते हैं, देखो 15%, इसका डेंसिटी कितना दिया हुआ है, तो 1000 मिलीलीटर का भाई साहब डेंसिटी कितना होगा, 1 मिलीलीटर में कितना है, देखो 1 मिलीलीटर में कितना है भाई साहब यूरिया, 1 मिलीलीटर में यूरिया सोल्यूशन कितना है भाई साहब आपका, 1.1 ग्राम इसका वेट है ना, तो 1000 मिलीलीटर यूरिया का भाई साहब वेट कितना हो जाएगा, 1.1 इंटू 1000, सो दैट विल बी हाउ मच, 1100 ग्राम, ठीक है, क्लियर है भाई साहब, 1.00 ग्राम, आर वी क्लियर ऑन दिस वन, बच्चा पार्टी। अभी इस 1100 ग्राम्स में यूरिया कितना होगा, 15%, तो यूरिया का मास कितना हो गया, 15/100 इंटू 1100 ग्राम्स, ये कैंसिल ये कैंसिल ये कैंसिल, तो ये हो गया आपका 165 ग्राम, ये हो गया भाई साहब यूरिया का मास। क्या ये समझ में आ रहा है बच्चा पार्टी, ठीक है, ओके। अभी हम बात करेंगे भाई साहब, तो पहले हमारा मोलारिटी, मोलारिटी भाई साहब क्या हो जाएगी, तो मोलारिटी हो जाएगी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सल्यूट ये हो गया 165, यूरिया का भाई साहब आपका यूरिया का NH2CO NH2 ये होता है यूरिया, ठीक है, तो ये हो गया आपका 14 प्लस 2 प्लस 12
प्लस 16 प्लस 14 प्लस 12, तो ये हो गया आपका 28, 28 प्लस 4 32, 32 प्लस 12 ये हो गया आपका कितना 32 प्लस 12, 2 प्लस 2 4 44, 44 प्लस 16 ये हो गया 60, तो ये हो गया इसका मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, ओके, तो आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सल्यूट, तो डिफरेंट तरीके से किया है भाई साहब। ओके, तो 15% वेट बाय वेट, अच्छा ये 15% वेट बाय वेट है, मैंने डेंसिटी पकड़ लिया था, सॉरी सॉरी, 15% वेट बाय वेट, वेट बाय वेट मतलब ये ऑलरेडी है भाई साहब, 15% मतलब 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन कंटेन्स 15 ग्राम ऑफ यूरिया, सॉरी मैंने इसको भाई साहब डेंसिटी ले लिया था। ठीक है, ओके, सो भाई साहब यहाँ पे अगर हम करेंगे तो 15 ग्राम, सो देयर इज 150 ग्राम ऑफ यूरिया, अगर हमने 1000 ग्राम ले लिया तो इसका कितना हो जाएगा बोलो, 150 ग्राम, है कि नहीं। अभी 150 ग्राम का नंबर ऑफ मोल्स कितना होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया दैट इज NB, दैट विल बी वेट ऑफ यूरिया, ठीक है, अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ यूरिया, वेट ऑफ यूरिया कितना आया 150, मॉलिक्यूलर मास ऑफ एरिया कितना आया भाई साहब आपका 60, यूरिया 60, तो ये हो गया आपका 5 3 3 5 15 3 2 6, ये हो गया 5 पॉइंट, ठीक है, 5/2 दैट इज 2.5 मोल्स लिख सकते हैं हम इसको 2.5, ठीक है, ओके। अभी आपका भाई साहब मोलालिटी निकालना है, मोलालिटी, मोलालिटी क्या हो जाएगी भाई साहब, मोलालिटी स्मॉल m नंबर ऑफ मोल्स दैट इज 2.5 अपॉन 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 भाई साहब आपका क्या हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वेट ऑफ द सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का वेट कितना हो जाएगा 1000 ग्राम्स में 150 आपने यूरिया है, तो आपका भाई साहब बाकी का क्या होगा सॉल्वेंट दैट इज हाउ मच 850, है कि नहीं, तो दिस विल बी 850 ग्राम्स में है, तो ग्राम्स में है तो भाई साहब इसको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, चाहे तो देख लो यहाँ पे, इसको अगर 1000 से डिवाइड करोगे तो तुमको 0.85 आ जाएगा, ठीक है, सो दैट इज गोइंग टू गिव यू हाउ मच 2.94, ये हो गया 2.94 की मोलालिटी। मोलारिटी क्या हो जाएगी भाई साहब, व्हाट इज मोलारिटी, मोलारिटी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू 1000, अगर मिलीलीटर्स में है तो नंबर ऑफ मोल्स अपन निकाल चुके हैं कितना है 2.5, वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन भाई साहब कितना है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, अब यहाँ पे हम देखो वॉल्यूम निकालेंगे, देख लो दोस्तों ध्यान से, अगर 1.1 ग्राम ये डेंसिटी है ना का भाई साहब कितना है 1 मिलीलीटर है ना, तो अगर भाई साहब आपका 1.1 ग्राम का मिलीलीटर है ना, तो मोल फ्रैक्शन, मोलारिटी कहां गई भाई साहब, मोलारिटी तो निकाला ही नहीं इन लोगों ने, चलिए अगर देखो यहाँ पे ये तो आपका तय है ना, 150 ग्राम ऑफ यूरिया इज प्रेजेंट इन 1000 ग्राम ऑफ द सोल्यूशन, अभी 1000 ग्राम ऑफ द सोल्यूशन का भाई साहब वॉल्यूम कितना हो जाएगा बताइए, 1.1 ग्राम का वॉल्यूम कितना है 1 मिलीलीटर, ये दिख रहा है आपको डेंसिटी, है कि नहीं, तो 1 ग्राम का कितना होगा 1 अपॉन 1.1, तो भाई साहब 1000 ग्राम ऑफ सोल्यूशन का कितना हो जाएगा 1000 अपॉन 1.1 मिलीलीटर, ठीक है, ये हो गया क्या भाई साहब आपका वॉल्यूम, तो मोलारिटी क्या हो जाएगी, मोलारिटी हो जाएगी मोल्स ऑफ द सल्यूट, ठीक है, मोल्स ऑफ द सल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन मिलीलीटर्स इनटू 1000, ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना है भाई साहब आपका इतना, सो आपका नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं यहाँ पे 2.5, वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन कितना है 1000 अपॉन 1.1, और ये है भाई साहब आपका 1000, ये कैंसिल तो ये हो गया आपका कितना 2.5 इंटू 1.1, ठीक है, इसका कर लो भाई साहब ये कितना आ जाएगा 25 और ये 25 275 2.75 आ जाएगा, ये 2.75 ये हो गई मोलारिटी, दिस विल बी द मोलारिटी, ठीक है, एंड स्ट्रेंथ ऑफ द सोल्यूशन इन ग्राम्स पर लीटर, भाई स्ट्रेंथ ऑफ द सोल्यूशन इन ग्राम्स पर लीटर, 1 लीटर में कितना है भाई साहब, ठीक है, तो स्ट्रेंथ ऑफ द सोल्यूशन अगर आप निकालोगे, अच्छा मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया कितने हो गया 2.5, 2.5, और आपका भाई साहब यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कितना हो जाएगा 850 ग्राम का वाटर हो गया, और वाटर का मॉलिक्यूलर वेट कितना है 18, ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स कितना हो गया 47.22, ठीक है, ये हो गया आपका इसका
और ये हो गया भाई साहब इसका। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया कितना हो जाएगा 2.5 अपॉन दिस प्लस दिस दैट इज 0.0502। ठीक है, ये हो गया भाई साहब आपका मोल फ्रैक्शन। डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन आपको दिया हुआ है 1.5, डेंसिटी इसका हो गया भाई साहब आपका, देखो मोलैरिटी कितनी आ गई 2.75 आ गई। ठीक है, ओके। स्ट्रेंथ कितना हो जाएगा, वेट ऑफ द सोल्यूशन, वेट ऑफ द सोल्यूशन इन ग्राम्स अपॉन वेट ऑफ द सोल्यूशन इन लीटर्स। तो वेट ऑफ द सोल्यूशन इन ग्राम कितना है आपका 150 ग्राम्स और वेट ऑफ द सोल्यूशन इन लीटर्स, सो दिस विल बी द स्ट्रेंथ। ठीक है, क्लियर हम बच्चा बाड़ी, ओके ओके ओके। तो हमने देखा, अभी हम क्या क्या पढ़ेंगे देखो, इंटरैक्शन। ठीक है, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर प्रॉपर्टीज दैट डू नॉट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द सॉल्यूट पार्टिकल्स बट ओनली अपॉन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। ये अपन ने कल पढ़ा था भाई साहब। ठीक है, सो वी हैड स्टडीड दिस यस्टरडे। तो इंटरैक्शन इन लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन, आइडियल सॉल्यूशंस, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस, ये सब अपन पढ़ेंगे। यार ये कहां पढ़ा हमने? हम्म, ये हमने नहीं पढ़ा है ना, वही चीज आ गई फिर से भाई साहब। ओके, यहां तक समझ में आ रहा है भाई साहब? आर बी क्लियर ऑन दिस वन? ओके, थोड़ा सा सॉलिड स्टेट का कर लेते हैं भाई साहब।